अगर मैं उस दिन उस गली में नहीं जाती तो शायद आज मैं जिंदा होती, या शायद मैं कभी जान ही नहीं पाती कि जिसे मैं प्यार समझ रही थी वो दरअसल मेरी मौत का जाल था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब आफाक मेरी जिंदगी में आया। आफाक, दिखने में शालीन, बोलने में मीठा, पर अंदर से वो एक ऐसा जहर था जो धीरे धीरे मुझे खत्म कर रहा था। मैं एक मिडिल क्लास घर की लड़की, जिसके सपने उसकी औकात से थोड़े बड़े थे। आफाक ने उन्हीं सपनों का फायदा उठाया। मिन्हा, बस ये कुछ पेपर्स हैं, साइन कर दो, हमारे फ्यूचर का सवाल है। उसने उस दिन कैफे में मुझसे कहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे मैं मासूमियत समझ बैठी। लेकिन उस शाम जब मैं उसके घर पहुंची तो नज़ारा कुछ और ही था। आफाक अकेला नहीं था, उसके 3 दोस्त वहां बैठे थे। और उनके हाथ में वो पेपर्स नहीं, बल्कि मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मॉफ्ट थीं, गंदी थीं। अगर तुमने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं तो ये तस्वीरें कल तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में होंगी। आफाक की आवाज़ अब मीठी नहीं, पथरीली थी। मेरे कानों में सन्नाटा छा गया। आफाक, जिसे मैं अपनी दुनिया मानती थी, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो दरअसल मुझे अपने दोस्तों के आगे परोसने की तैयारी में था। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, आफाक प्लीज ऐसा मत करो, मेरी माँ मर जाएगी ये देखकर। पर उसे फर्क नहीं पड़ा। वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, कमरे का दरवाज़ा एक धमाके के साथ खुला। वहां एक आदमी खड़ा था, लंबा, शांत चेहरा, पर आंखों में ऐसी आग कि आफाक के दोस्त अपनी जगह से खड़े हो गए। वो वेदांत थे, आफाक के सगे चाचा। वेदांत ने एक लफ्ज नहीं कहा। उन्होंने बस आफाक के हाथ से वो फोन छीना और एक जोरदार तमाचा आफाक के चेहरे पर जड़ दिया। सन्नाटा ऐसा कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। बाहर निकलो। वेदांत की आवाज धीमी थी, पर उसमें हुकूमत थी। अभी के अभी। आफाक और उसके दोस्त दबे पांव वहां से भाग निकले। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई, फूट फूट कर रोते हुए। मुझे डर था कि अब ये शख्स मेरे साथ क्या करेगा। क्या ये भी आफाक जैसा ही है? वेदांत मेरी तरफ बढ़े, उन्होंने अपना कोट उतारा और मेरे कंधों पर डाल दिया। घर चलो मिन्हा, यहाँ अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। उस रात मैं घर तो पहुंच गई, पर डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। घर में मेरा इंतजार एक और तूफान कर रहा था। मेरे पिता। मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे जिनके लिए इज्जत सिर्फ एक शब्द था, जिसे वो बात बात पर मेरी माँ और मुझ पर चिल्लाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो शराबी थे और उनका हाथ उठाना हमारे घर की रोज की बात थी। कहाँ मर गई थी इतनी देर? पापा की आवाज़ हॉल में गूंजी। माँ, जो कमरे में लेटी हुई थी, उन्हें दिल की बीमारी थी, वो लड़खड़ाते हुए बाहर आईं। बच्ची है, आ गई ना, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा ने माँ को धक्का दे दिया। तू चुप कर, इसे बिगाड़ा तूने ही है। मैं दौड़कर माँ के पास गई। उनकी हालत बिगड़ रही थी। उनका चेहरा नीला पड़ रहा था। उस रात अस्पताल के बरामदे में बैठकर मैंने पहली बार अपनी बेबसी को महसूस किया। डॉक्टर ने कह दिया था कि माँ के पास ज्यादा वक्त नहीं है। माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। उनके हाथ कांप रहे थे। मिन्हा, मैं तुझे इस जालिम बाप के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये तुझे बेच देगा। माँ की आंखों में खौफ था। तभी अस्पताल के गेट पर मैंने वेदांत को देखा। शायद वो मुझे देखने आए थे, या शायद ऊपर वाले ने उन्हें भेजा था। माँ ने वेदांत का हाथ पकड़ा। मुझे लगा माँ पागल हो गई हैं। वो एक अजनबी से क्या कह रही हैं? भाई साहब, आप नेक इंसान लगते हैं। मेरी बेटी को बचा लीजिए, इसे इस नरक से निकाल लीजिए। माँ की आवाज़ टूट रही थी। अगले 2 दिन एक धुंध की तरह गुजरे। माँ की जिद, मेरा डर और वेदांत की खामोशी। पापा ने घर पर हंगामा कर दिया था। वो मेरी शादी किसी उम्रदराज आदमी से करने का सौदा कर चुके थे, ताकि उनका कर्जा उतर सके। माँ को पता था कि अगर उन्होंने अभी फैसला नहीं लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वेदांत ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। मैं मिन्हा से निकाह करूंगा, वेदांत ने पापा के सामने खड़े होकर कहा। पर एक शर्त पर, आज के बाद आप इसके आसपास भी नहीं दिखेंगे। पापा पैसों के लालच में मान गए। मेरा निकाह एक सादे कमरे में हुआ। कोई लाल जोड़ा नहीं, कोई शहनाई नहीं, बस गवाह थे, मौलवी साहब थे और मेरा सुबकता हुआ वजूद। आफाक का चाचा, जो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, अब मेरा शौहर था। निकाह के ठीक 2 घंटे बाद मेरी माँ ने आखिरी सांस ली। अब मैं बिल्कुल अकेली थी, एक ऐसे घर में जो मेरा नहीं था, एक ऐसे मर्द के साथ जिसे मैं जानती तक नहीं थी। वेदांत मुझे अपने घर ले आए। उनका घर बहुत बड़ा था, पर वहाँ एक अजीब सी शांति थी। पहले कुछ दिन मैं उनके करीब जाने से भी डरती थी। मुझे लगता था कि आफाक की तरह वो भी शायद कोई खेल खेल रहे हैं। एक रात जब मैं किचन में पानी पीने गई तो वेदांत वहाँ पहले से मौजूद थे। मैं उन्हें देखकर सहम गई और कांच का गिलास मेरे हाथ से छूटकर गिर गया।
सॉरी, सॉरी, मैं अभी साफ करती हूँ। मैं घबराकर नीचे झुकी और कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में चुभ गया। वेदांत तुरंत पास आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मैं कांपने लगी। मुझे लगा वो अब चिल्लाएंगे, पर उन्होंने बहुत नरमी से मेरा हाथ साफ किया और पट्टी बांधी। मिन्हा, उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं और न ही मैं तुम्हारा पिता हूं। ये घर तुम्हारा है। तुम्हें यहां डरने की जरूरत नहीं है। आप आपने मुझसे शादी क्यों की? तरस खाकर? वेदांत थोड़ा मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में उदासी थी। शायद खुद को ये यकीन दिलाने के लिए कि मेरे खानदान में हर कोई आफाक जैसा नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी। तुम डॉक्टर बनना चाहती थी ना? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा शायद अब जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, पर मैं गलत थी। कुछ हफ्तों बाद जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, एक काली गाड़ी ने मेरा रास्ता रोका। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर आफाक बैठा था। उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान थी। क्या लगा था मिन्हा, चाचा से निकाह करके तुम बच जाओगी? आफाक ने सिगरेट का धुआं मेरी तरफ उछाला। चाचा को लगता है उन्होंने तुम्हें बचा लिया, पर उन्हें ये नहीं पता कि जो पेपर्स तुमने उस दिन साइन किए थे वो निकाह के नहीं बल्कि उनकी जायदाद के पावर ऑफ अटर्नी थे। और अब उन पेपर्स पर तुम्हारा नहीं, मेरा नाम चढ़ने वाला है। मैं सन्न रह गई। आफाक ने मुझे इस्तेमाल करके वेदांत को बर्बाद करने की प्लानिंग की थी। और सुन, आफाक गाड़ी से बाहर निकला और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, चाचा को ये बात पता चल गई है और उन्हें लग रहा है कि तुम और मैं मिले हुए हो। घर जाकर देखना तुम्हारे फरिश्ते पति का असली रूप। मैं बदहवास होकर घर की तरफ भागी। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। वेदांत लिविंग रूम के बीचों बीच खड़े थे। उनके हाथ में वही पेपर्स थे जिन पर मेरे साइन थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो नरमी गायब थी जो पिछले कुछ दिनों से मुझे सहारा दे रही थी। मिन्हा, वेदांत की आवाज ठंडी थी। क्या ये सब तुम्हारा और आफाक का प्लान था? क्या तुम भी उसी की तरह मुझे धोखा देने आई थी? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, बाहर पुलिस की सायरन सुनाई दी। पुलिस यहाँ क्यों आई है? मैंने कांपते हुए पूछा। वेदांत ने पेपर्स मेज पर पटके। पुलिस यहाँ तुम्हें गिरफ्तार करने आई है मिन्हा। आफाक ने तुम पर फ्रॉड और चोरी का केस किया है, और सबसे बड़ी बात, उसने सबूत दिया है कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है। दरवाजा खुला और पुलिस अंदर दाखिल हुई। वेदांत ने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया। क्या आफाक की चाल कामयाब हो गई थी? क्या मेरा एकमात्र सहारा भी मुझसे छिनने वाला था? उस पल मुझे लगा कि आसमान वाकई मुझ पर गिर गया है। आफाक की चाल इतनी गहरी थी कि उसने मुझे ही कातिल बना दिया। जिस इंसान ने मुझे पनाह दी, आज उसी की नज़रों में मैं एक धोखेबाज थी। पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा। मिस्टर वेदांत, हमें शिकायत मिली है कि इस लड़की ने आपके खाने में धीमा जहर मिलाने की कोशिश की है और आपकी जायदाद के कागजात हथियाने के लिए जाली दस्तखत किए हैं। हमें इसे कस्टडी में लेना होगा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। नहीं, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया वेदांत, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं चिल्लाई, पर मेरी आवाज सिसकियों में दब गई। वेदांत खामोश रहे। पुलिस ने मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दी। वो लोहे का स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी रूह तक कांप गई। मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा था। मैंने पलटकर वेदांत की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वो मुझे रोक लेंगे, पर उन्होंने अपनी आंखें भीड़ ली। जैसे ही मैं पुलिस की गाड़ी में बैठी, अंधेरे में खड़ी एक दूसरी गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। आफाक वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी उंगलियों से गुड बाय का इशारा किया। वो जीत चुका था। हवालात की वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। चारों तरफ बदबू, चीखें और मेरा खुद का डर। मुझे लग रहा था कि अब मेरी डॉक्टर बनने की चाहत, माँ का सपना, सब इसी काली कोठरी में दफन हो जाएगा। अगली सुबह लॉकअप का दरवाजा खुला। मुझे लगा फिर से पूछताछ होगी, पर सामने एक वकील खड़ा था। मिन्हा, आपकी बेल हो गई है, वकील ने कहा। किसने कराई? मैंने हैरानी से पूछा। क्या मेरे शराबी पिता ने? नहीं, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। मिस्टर वेदांत ने। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर उन्हें लगता है कि मैंने उन्हें मारने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे छुड़ाया क्यों? बाहर वेदांत अपनी कार के पास खड़े थे। उनका चेहरा अभी भी वैसा ही सख्त था। पूरे रास्ते घर तक हम दोनों के बीच एक शब्द की भी बात नहीं हुई। घर पहुंचते ही उन्होंने कागजात की एक फाइल मेज पर फेंकी। मैंने तुम्हारी बेल इसलिए नहीं कराई क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। वेदांत की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी माँ को मैंने वादा किया था। पर याद रखना, जिस दिन मुझे सबूत मिल गया कि तुम आफाक के साथ मिली हुई हो, उस दिन मैं तुम्हें खुद जेल छोड़कर आऊंगा। अगले कुछ हफ्तों तक हमारा घर एक जेल जैसा बन गया। हम एक ही छत के नीचे थे, पर अजनबियों की तरह। मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी, पर कैसे? तभी मुझे माँ की एक पुरानी डायरी याद आई जो मैं अपने साथ लाई थी। उसमें पापा और आफाक के कुछ लेन देन का जिक्र था। आफाक शुरू से ही वेदांत की दौलत पर आंख गड़ाए बैठा था।
मैंने तय किया कि मैं डर कर नहीं बैठूंगी। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे पहले अपने चरित्र पर लगे इस दाग को धोना होगा। मैंने चुपके से आफाक का पीछा करना शुरू किया। एक शाम मैंने देखा कि आफाक मेरे पिता से एक सुनसान खंडहर में मिल रहा है। मैं झाड़ियों के पीछे छिप गई। वो बुढ़ा यानी वेदांत अभी भी उस लड़की को बचा रहा है। आफाक गुस्से में चिल्लाया, हमें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा कि वेदांत खुद उसे घर से निकाल दे। तू फिक्र मत कर। मेरे पिता की आवाज नफरत से भरी थी। मैंने सुना है वो अगले हफ्ते अपने नए हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की बड़ी डील साइन करने वाला है। अगर वो पेपर्स गायब हो गए और इल्जाम मिन्हा पर आया तो खेल खत्म। मेरा दम घुटने लगा। ये लोग वेदांत को बर्बाद करने वाले थे और जरिया मुझे बनाने वाले थे। मैं घर भागी। मुझे वेदांत को सब बताना था। पर जब मैं घर पहुंची तो वहां का माहौल बदला हुआ था। घर में कुछ मेहमान आए थे, वेदांत के बिजनेस पार्टनर्स। वेदांत मुझे देखकर रुक गए। मिन्हा, कमरे में जाओ, यहाँ मेहमान है। मुझे आपसे बात करनी है, अभी, मैंने कहा। वेदांत ने मुझे अनदेखा कर दिया। मेहमानों में से एक औरत ने ताना मारा, मिस्टर वेदांत, क्या यही वो लड़की है जिस पर पुलिस केस चल रहा है? आपने इसे अभी भी घर में रखा है? आपकी साख खराब हो रही है। वेदांत ने उस औरत की तरफ देखा और बहुत शांति से कहा, ये मेरी पत्नी है और मेरे घर के मामलों में दखल देने की इजाजत मैं अपने पार्टनर्स को भी नहीं देता। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि भले ही वेदांत मुझसे नाराज थे, पर वो दुनिया के सामने मेरी ढाल बने हुए थे। रात को जब सब चले गए, मैंने वेदांत को सारी सच्चाई बताई। खंडर वाली बात, आफाक और पापा का प्लान। वेदांत ने मुझे गौर से देखा। मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? हो सकता है ये तुम्हारा कोई नया नाटक हो? क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कातिल नहीं। मैं चिल्ला उठी। मेरी माँ ने आपके हाथ में मेरा हाथ इसलिए नहीं दिया था कि मैं आपकी जान लूं। आप चाहे तो मुझे घर से निकाल दें, पर आफाक पर भरोसा मत कीजिएगा। वेदांत की आंखों में पहली बार थोड़ी नरमी दिखी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम सच कह रही हो तो हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगले दिन वेदांत ने नाटक किया कि वो बहुत बीमार है। उन्होंने शोर मचाया कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। घर में अफरा तफरी मच गई। आफाक को जैसे ही खबर मिली, वो हमदर्दी जताने घर पहुंच गया। चाचा, आप ठीक तो हैं? आफाक ने कमरे में घुसते ही कहा। वेदांत बिस्तर पर लेटे हुए थे, जैसे बेहोश हों। मैंने एक कोने में खड़े होकर रोने का नाटक किया। आफाक की नज़र मेज पर रखी उस तिजोरी की चाबियों पर पड़ी जहां प्रोजेक्ट के पेपर्स थे। जैसे ही आफाक ने चाबियां उठाईं और तिजोरी खोली, कमरे की लाइटें जल गईं। वेदांत बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। पीछे पुलिस खड़ी थी। आफाक, तुम्हारी बीमारी की दुआ काम नहीं आई, वेदांत ने ठंडे स्वर में कहा। आफाक के चेहरे का रंग उड़ गया। चाचा, मैं तो बस पेपर्स चेक कर रहा था। पेपर्स चेक करने के लिए पुलिस की गैर मौजूदगी और अंधेरे की जरूरत नहीं होती, इंस्पेक्टर ने कहा और आफाक को पकड़ लिया। आफाक के पकड़े जाने के बाद घर में एक अजीब सा सुकून छा गया, पर अभी भी एक दीवार थी। वेदांत ने मुझसे माफी नहीं मांगी, पर उनके बर्ताव में बदलाव आ गया था। एक दिन उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमाया। ये क्या है? मैंने पूछा। मेडिकल कॉलेज का एडमिशन फॉर्म। तुम्हारी एंट्रेंस की तैयारी के लिए मैंने सबसे अच्छे ट्यूटर्स से बात की है। कल से तुम्हारी क्लासेस शुरू है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी मेहनत को कहना। पर याद रखना, पढ़ाई आसान नहीं होगी। तुम्हें अपना पिछला सब कुछ भूलना होगा। अगले कुछ महीने मेरी जिंदगी के सबसे कठिन और सबसे खूबसूरत महीने थे। मैं दिन रात पढ़ाई करती। वेदांत मेरा ख्याल रखते, कभी कॉफी ला देते तो कभी मेरी किताबों के ढेर को व्यवस्थित कर देते। उनके छोटे छोटे कामों में एक अजीब सा प्यार छिपा था, जिसे हम दोनों ने कभी लफ्जों में बयान नहीं किया। मेरी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा से एक रात पहले मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। वेदांत किसी काम से बाहर गए थे। अचानक घर की बिजली गुल हो गई। मुझे लगा शायद फ्यूज उड़ गया है। मैं टॉर्च लेकर नीचे आई। तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वेदांत, आप आ गए? मैंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक भारी हाथ ने पीछे से मेरा मुंह दबा लिया। एक तीखी बदबू, शराब की। मेरे पिता, तुझे क्या लगा था तू डॉक्टर बनेगी और मैं सड़कों पर भीख मांगूंगा? उनकी आवाज में पागलपन था। आफाक पर जेल चला गया, पर उसने मुझे काफी पैसे दिए हैं तुझे खत्म करने के लिए। उनके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। मैं अपनी जान बचाने के लिए उनसे भिड़ गई। धक्का मुक्की में हम सीढ़ियों से नीचे गिरे। अंधेरे में एक चीख गूंजी। जब बिजली आई तो फर्श पर खून से लथपथ था। मैं खड़ी थी, हांफते हुए, पर मेरे हाथ में खंजर नहीं था। वेदांत दरवाजे पर खड़े थे। उनकी शर्ट पर खून के धब्बे थे। जमीन पर मेरे पिता तड़प रहे थे, पर सबसे डरावनी बात यह थी कि पुलिस फिर से घर के बाहर थी। वेदांत ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाग जाओ मिन्हा, पुलिस को लगेगा ये तुमने किया है, मैं इसे संभाल लूंगा। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाओ, वेदांत चिल्लाए। अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हें मेरी कसम है, भागो यहां से। तभी पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया।
उस रात मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार का मतलब होता है खुद को तबाह करके दूसरे को आज़ाद करना। वेदांत ने मेरे में वही किया जो कोई फरिश्ता ही कर सकता था। पुलिस के जूते की आवाज़ बरामदे में गूंजी। वेदांत ने फुसफुसाकर मुझसे कहा, पीछे के दरवाजे से निकलो मीनहा, खिड़की से कूदकर गार्डन के रास्ते निकल जाओ। शहर के बाहर मेरी एक पुरानी दोस्त रहती है, उसके पास चली जाओ। जब तक सब ठीक नहीं होता वापस मत आना। मैं आपको इस दलदल में नहीं छोड़ सकती, मैं रोई, पर वेदांत ने मुझे जोर से धक्का दिया। अगर तुम पकड़ी गई तो मेडिकल कॉलेज के सपने भूल जाओ, जाओ। मैं अंधेरे में भागी। पीछे से पुलिस की चिल्लाने की आवाजें आईं। रुको, कौन है वहां? मैंने मुड़कर नहीं देखा। कंटीली झाड़ियों ने मेरे पैर छील दिए। बारिश शुरू हो गई थी, पर मेरा दिल सिर्फ वेदांत के लिए धड़क रहा था। अगले दिन अखबार की सुर्खियों में था, मशहूर बिजनेसमैन वेदांत गिरफ्तार, अपनी ही पत्नी के पिता पर जानलेवा हमले का आरोप। पूरी दुनिया उन्हें कातिल कह रही थी, पर सिर्फ मैं जानती थी कि उन्होंने उस रात मेरे पिता का हाथ सिर्फ इसलिए रोका था क्योंकि वो खंजर मेरी गर्दन पर था। मेरे पिता मरे नहीं थे, पर वो कोमा में चले गए थे। 3 साल गुजर गए। मैं शहर से दूर एक छोटे से गांव में अपनी पहचान बदलकर रह रही थी। वेदांत के उस दोस्त ने मेरी बहुत मदद की। मैंने दिन रात एक कर दिया। जब बाकी लड़कियां सोती थीं, मैं अपनी मेडिकल की किताबों में डूबी रहती थी। हर पन्ने पर मुझे वेदांत का चेहरा दिखता था, उनकी वो नरमी, वो पट्टी बांधना, वो खामोश सपोर्ट। मैंने अपना नाम मीनहा से बदलकर अमन रख लिया था, ताकि पुलिस या आफाक के गुर्गे मुझे ढूंढ न सकें। एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर मेरा नाम सबसे ऊपर था। मैंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी कर ली थी, पर ये जीत फीकी थी। जिसे ये डिग्री दिखानी थी, वो जेल की सलाखों के पीछे मेरी आज़ादी की कीमत चुका रहा था। मुझे पता चला कि आफाक जेल से पैरोल पर बाहर आया है, और वो अब भी मुझे ढूंढ रहा है ताकि वो पावर ऑफ अटॉर्नी वाले पेपर्स पर मेरे ज़बरदस्ती साइन ले सके। मुझे डर नहीं लगा। अब मैं वो डरी सहमी मीनहा नहीं थी। अब मेरे पास डॉक्टर का स्टेथोस्कोप था और रगों में वेदांत का दिया हुआ हौसला। मैं वापस अपने शहर लौटी। सबसे पहले मैं जेल पहुंची। मुलाकात वाले कमरे में एक कांच की दीवार के पीछे वेदांत बैठे थे। 3 सालों में वो बहुत कमजोर हो गए थे। बाल सफेद हो गए थे, पर आंखों की वो चमक वैसी ही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने फोन उठाया। तुम यहाँ क्यों आई हो? बेवकूफ लड़की, तुम्हें पुलिस देख लेगी। उनकी आवाज में आज भी वही फिक्र थी। मैं अब भागने वाली लड़की नहीं हूँ वेदांत। मैंने अपना एप्रन और स्टेथोस्कोप उन्हें दिखाया। मैं डॉक्टर बन गई हूँ। आपकी मीनहा अब एक डॉक्टर है। वेदांत की आंखों से एक आंसू टपका। मुझे पता था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। अब मेरी बारी है आपको आज़ाद कराने की, मैंने दृढ़ता से कहा। मेरे पास आफाक के खिलाफ एक ऐसा सबूत था जो उस रात मुझे मिला था जब मैं भाग रही थी। मेरे पिता के फ़ोन की एक रिकॉर्डिंग, जिसमें आफाक ने साफ कहा था कि उसने वेदांत को फंसाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा है। अदालत में केस फिर से खुला। आफाक को लगा था कि वो जीत जाएगा, पर जब मैं गवाह के तौर पर खड़ी हुई तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। मैंने वो रिकॉर्डिंग पेश की। आफाक के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वकील ने दलील दी कि वेदांत ने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया था। मेरे पिता की हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने हमला पहले किया था। जज ने फैसला सुनाया। सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर वेदांत को बाइज्जत बरी किया जाता है। जब वेदांत जेल से बाहर निकले तो मैं गेट पर खड़ी थी। सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, बस मेरा सिर थपथपाया, पर उस स्पर्श में हजारों शब्द थे। हम घर वापस आए। घर वैसा ही था, बस धूल जमी थी। हमने साथ मिलकर उसे साफ किया। अब हमारा रिश्ता संरक्षक और बच्ची का नहीं था। अब हम दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने साथ में तूफानों का सामना किया था। एक शाम जब हम छत पर बैठे थे, वेदांत ने मुझसे पूछा, मीनहा, अब तुम एक कामयाब डॉक्टर हो, तुम्हारे पास पूरी दुनिया है। क्या तुम अब भी इस बूढ़े आदमी के साथ रहना चाहती हो? मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मैंने उनका हाथ थाम लिया। आज़ादी वो नहीं होती जो अकेले गुजारी जाए वेदांत। आज़ादी वो है जो आपके साथ इस घर में महसूस होती है। आपने मुझे पढ़ाया, मुझे जीना सिखाया, और सबसे बढ़कर मुझ पर तब यकीन किया जब मैं खुद पर यकीन नहीं करती थी। वेदांत ने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखा। तो डॉक्टर साहिबा, आगे का क्या प्लान है? प्लान ये है कि हम उस अधूरे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। और हाँ, अब आप मुझे मीनहा नहीं, डॉक्टर मीनहा कहेंगे। मैंने मजाक किया। कहानी का अंत सुखद लग रहा था, पर एक आखिरी कश्मकश बाकी थी। मेरे पिता कोमा से बाहर आ गए थे। वो अस्पताल में थे जहां मैं प्रैक्टिस कर रही थी।
स्टाफ ने मुझे बताया कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। मैं उनके कमरे में गई, वो बहुत लाचार लग रहे थे। मीनहा, मुझे माफ कर दे, मैंने पैसों के लिए अपनी ही औलाद का सौदा किया। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, पर फिर मुझे वेदांत की वो बात याद आई। नफरत को पालना खुद को जहर देने जैसा है। मैं उनके पास जाकर उनका चेकअप किया। मैं आपको एक बेटी के तौर पर माफ नहीं कर सकती, पर एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपका इलाज जरूर करूंगी। ये मेरी परवरिश है जो वेदांत ने मुझे दी है। मैं कमरे से बाहर निकल आई। गलियारे में वेदांत खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रहे हूं, तुमने सही किया। महीनों बाद मोहब्बत का आसमान नाम का एक चैरिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन बहुत भीड़ थी। वेदांत और मैं स्टेज पर साथ खड़े थे। आज मैं एक महंगी साड़ी में नहीं, बल्कि अपने डॉक्टर के कोट में थी। वेदांत ने फीता काटने के लिए कैंची मेरे हाथ में दी। ये तुम्हारी मेहनत की जीत है मीना। मैंने फीता काटा और पूरी भीड़ ने तालियां बजाईं, पर मेरे लिए वो तालियां नहीं, बल्कि वेदांत की आंखों में जो गर्व था, वो सबसे बड़ा इनाम था। हमारा रिश्ता किसी पारंपरिक प्रेम कहानी जैसा नहीं था। इसमें फूलों की बारिश नहीं थी, बल्कि कांटों के बीच एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना था। आफाक जेल में सड़ रहा था, पापा अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे, और हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। एक ऐसी जिंदगी जहां डर की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही शाम ढली, हम दोनों अपने घर की छत पर खड़े थे। आसमान का रंग गुलाबी और सुनहरा हो रहा था। मीन्हा, वेदांत ने धीमे से कहा, तुम्हें पता है, इस आसमान का कोई अंत नहीं है। हाँ, मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, ठीक हमारी मोहब्बत की तरह। कैमरा आसमान की ओर जूम करता है, जहां सूरज डूब रहा है, पर एक नई रोशनी की उम्मीद चारों तरफ फैली हुई है।